क्वेश्चन को निपटाते हैं। ठीक है भैया, देखिए आसान क्वेश्चन है, टोटली बेस्ड है आपका। जो कल मैंने आपको एक एप्लीकेशन कराई थी रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ, तो उसके ऊपर पूरे का पूरे बेस्ड है क्वेश्चन। ठीक है भैया, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने बताया था एक क्यूब है, इसकी जो साइड है 210 सेंटीमीटर है, इसके बीच में एक डॉट है, बबल है। ठीक है भैया, ऊपर से देखने पर ये बबल 100 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे दिखाई देता है, और अगर आप नीचे से देखते हो तो यही बबल जो है वो आपका 40 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे दिखाई देता है। ठीक है भैया, तो ये इसकी एपरेंट डेप्थ हो गई। ठीक है भैया, कह रहा भैया बताइए कि x1 x2 और म्यू की वैल्यू कितनी होगी। तो म्यू की वैल्यू किसकी आई है भैया, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी वैल्यू कितनी रखी है, 1.5। ठीक है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 आ रखी है, जिसकी 1.5 आ रखी है उसका सही है एकदम। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं भैया क्वेश्चन। देखिए ध्यान दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, A1 क्वालिटी का। देखिए भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए सबसे पहली क्वेश्चन जो बन रही है आपको पता भैया, इस x1 और इस x2 को अगर आप जोड़ोगे तो दोनों का सम क्या आएगा, 210 आएगा। यानी पहली क्वेश्चन जो बन रही है आपकी x1 plus x2 equals to 210 मिलीमीटर। सबकी आ गई बच्चे वाली, सबकी आ गई होगी आई थिंक। ठीक है भैया, आसान सी क्वेश्चन। उसके बाद देखिए भैया, आपको पता है ये एपरेंट डेप्थ है, टॉप से जब देखते हो इस बबल को तो एपरेंट डेप्थ क्या दिखती है, 100 मिलीमीटर दिखती है, 100 मिलीमीटर दिखती है। ठीक है भैया, और मैंने इस केस में रियल डेप्थ को क्या रखा है, x1। जब ऊपर से देखते हो तो रियल डेप्थ आपकी x1 है और एपरेंट डेप्थ क्या है आपकी 100 मिलीमीटर है, क्वेश्चन में ऐसा गिवन है। आपको पता है भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉप से देखोगे तो क्या होगा भैया, रियल डेप्थ जो कि क्या भी आपकी x1 है और एपरेंट डेप्थ जो कि क्या भी आपकी 100 सेंटीमीटर है, 100 है। तो भैया यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या होगी भैया आपकी, तो x1 की वैल्यू आएगी 100 into में म्यू। ठीक है भैया, ये यहाँ से x1 की वैल्यू आएगी टॉप से लिखी। अगर मैं बॉटम को देखूं तो इस बबल का जो रियल डेप्थ है वो x2 है और जो एपरेंट डेप्थ दिख रही है वो 40 मिलीमीटर है। तो भैया आप देखिए, तो आप ऊपर से देखने तो ऊपर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वही नीचे से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी म्यू इक्वल्स टू में फिर क्या हो गया, x2 अपॉन में भैया देखिए रियल डेप्थ क्या ले रखी है, x2 ले रखी है और एपरेंट डेप्थ क्या है 40 मिलीमीटर है। सॉल्व किया तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, म्यू 40 म्यू, 40 म्यू। ठीक है भैया, ये हो गया x2 की वैल्यू। अब देखिए भैया x1 और x2 की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, तो x1 की वैल्यू क्या रखी है 100 म्यू और x2 की वैल्यू क्या रखी भैया 40 म्यू इक्वल्स टू में 210। इसको जोड़ दिया तो म्यू की वैल्यू आएगी 1.5, जोड़कर म्यू की वैल्यू आ गई आपकी 1.5। ठीक है भैया, ये सबको क्लियर होगा। जब आप म्यू की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो ये होगा 150, x1 की वैल्यू क्या आ गई भैया 150 मिलीमीटर, और जब आप म्यू की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो आपका आएगा भैया 60 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर। बच्चा क्लियर है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर है बच्चा, जल्दी बताओ हाथ खड़ा कर लो जिसको क्लियर है। भैया क्वेश्चन हमने करा दिया था, आसान था क्वेश्चन है भैया, सबसे हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते भैया, टॉपिक डालते भैया। आज आपका जो सेकंड है एक एप्लीकेशन रहेगी थी कल। ठीक है भैया, तो भैया लिखिए भैया, टॉपिक है कॉपी में लिखिए। ठीक है, कॉपी में लिखिए भैया जो टॉपिक है आज का टॉपिक कहाँ गया भैया, जल्दी से कहिए भैया। apparent shift in the position, apparent shift in the position, apparent shift in the position of sun, apparent shift in the position of sun at the time of sunrise and sunset। ये 10th में भी आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है भैया, कि आपकी जो सनराइज और सनसेट के दौरान में जो सन की एपरेंट पोजीशन होती है वो किस वजह से होती है। तो दोबारा टॉपिक बोल रहा हूँ, एपरेंट शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। भैया सूर्य उदय और सूर्यास्त के टाइम पर सन की जो पोजीशन होती है वो कैसे चेंज हो जाती है। देखिए भैया बताइए, आसान नहीं, सिलेबस में नहीं है फिर भी आसान टॉपिक है और कर लो। ठीक है भैया, पिक्चर का टॉपिक है। ठीक है,
ये आपकी अर्थ है, ये लो भैया अर्थ छोटी सी, ठीक है भैया, ये हो गया भैया, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है भैया, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर सूरज इसके ऊपर रहेगा तो सूर्यास्त होगा, और इसके पीछे जाएगा तो सूर्य, जब सूरज ऊपर आएगा तो सूर्योदय होगा, ठीक है, नीचे जाएगा तो सूर्यास्त होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन है, ठीक है भैया। सूरज आपका ये रहा सूरज, ये है आपका सूरज, ये रहा सूरज। सूरज से आई एक रे, आपको बता दूं भैया, धरती देखिए जितना ऊपर रहते हो आप ना, अर्थ के जितनी टॉप लेयर पे रहते हो, वो टॉप लेयर उतनी क्या होती है, कम उनकी डेंसिटी होती है, और जहां पे डेंसिटी कम होगी एयर की, वहां पे उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, कम होता है। यानी जो ऊपर टॉप लेयर की जो एकदम ऊपर की जो एयर होगी, वो एक तरह से भैया उसकी डेंसिटी क्या होगी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते हो, जमीन की तरफ आते हो, तो एयर की डेंसिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, बढ़ता है। ये नॉर्मल सा कांसेप्ट है, ठीक है भैया। तो ये देखिए सूरज से एक किरण आई यहाँ पर, ठीक है भैया, ये किरण आई, ये था नॉर्मल, मीडियम चेंज हुआ, ये स्पेस से कहां आई है, एयर के अंदर आ रही है, तो एयर स्पेस के रिस्पेक्ट में क्या होता है भैया, डेंसर होता है। तो आपको पता भैया अभी एयर था, और यहाँ पर क्या हो गया, डेंसर मीडियम में, क्योंकि एयर है, तो लाइट क्या हो गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो गया, बेंड हो गई, देखिए आई और नॉर्मल की तरफ क्या हो गया, बेंड हो गई, ठीक है। अब देखिए दूसरी, आप देखिए जितना नीचे आएंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा बढ़ता है। तो भैया ये वाली एयर जो थी, इस वाले के रिस्पेक्ट में क्या थी भैया, डेंसर थी। ये वाली एयर, सॉरी, ये वाली एयर जो थी, इस वाले के रिस्पेक्ट में क्या थी भैया, रेयर थी। ये डेंसर है, ये रेयर है, तो लाइट फिर क्या होगी भैया, फिर क्या होगी, डेंसर के अंदर आई तो फिर क्या नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, यहाँ पर फिर बेंड होगी लाइट। तो जो सूरज की इमेज इस डायरेक्शन में आ रही थी, वो रिफ्लेक्शन की वजह से इधर बेंड हुई, और फिर और ज्यादा बेंड हुई। तो मतलब अब जो सूरज की इमेज है, वो आपको इस डायरेक्शन में कहीं ऊपर की तरफ दिखाई देगी, यहाँ पर ये सूरज की इमेज बन गई है, ठीक है भैया। ये सूरज की इमेज, ये ऊपर दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो अब दिख जाएगा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाए, आ रही है, ठीक है। ये सूरज की इमेज क्या होगी भैया, आपको यहाँ पे दिखेगी, इसे कहते हैं शिफ्ट। ये आपका शिफ्ट हो गया, मतलब सूरज है यहाँ पे और दिखाई आपको यहाँ दे रहा है। ये भैया दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये भैया, और अर्थ का एटमॉस्फेयर जो होता है, वो नीचे आते आते क्या होता है, डेंसर होता है। स्पेस के रिस्पेक्ट में एटमॉस्फेयर क्या होता है भैया, डेंसर मीडियम की तरफ बिहेव करता है। लाइट फेस से आ रही है, सूरज अभी यहाँ पे, तो एक रे क्या आई, यहाँ से आई, और जैसी अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट हुई तो वो रिफ्लेक्ट हो गई, और नॉर्मल, ये नॉर्मल था आपका, ठीक है भैया, ये आपका नॉर्मल है, ये भी आपका नॉर्मल है। तो भैया जैसे ही इंटरेक्ट हुई तो क्या हुई, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ऐसे झुक गई, ठीक है भैया। फिर नीचे वाली लेयर और डेंसर थी, तो ये और ज्यादा बेंड हो गई, और आपको क्या दिखेगा, सूरज इस डायरेक्शन में दिखेगा, जिसे कहते हैं भैया शिफ्ट, ठीक है भैया। क्लियर है सबको, क्लियर है, किसको किसको क्लियर है भैया, इसे कहते हैं भैया एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ सन, ठीक है भैया। सन की पोजीशन में ये एपरेंट शिफ्ट हुआ है। हाथ खड़े कर लो, क्लियर है तो बैठाए रखोगे, इनाम मिल जाएगा क्या, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटो रहा हूं मैं इसको, ठीक है, मिटो दूं, किसी को भैया क्लियर नहीं है तो बता दीजिए, वो भी आगे एक बार और रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने कल क्या, तो टॉपिक का नाम है भैया, टॉपिक का नाम दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ सन, एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के दौरान में सन की एपरेंट पोजीशन में ये बदलाव इस वजह से आता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे लिख देना, रीजन रहता है भैया ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर लाइट सूरज से आने वाली रे को क्या करता है, और रिफ्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से सूरज की पोजीशन क्या होती है भैया, अपनी एक्चुअल पोजीशन से हटकर हमें कहीं और दिखाई देती है। अभी तो क्लियर ही होगा, ठीक है भैया। तो ये हो गया, अगला टॉपिक डालिए बच्चा। कल न्यूमेरिकल कराए थे मैंने, कल बेटा न्यूमेरिकल कराए थे आपको मैंने, दो छोटे छोटे,
न्यूमेरिकल करा दिए थे? जल्दी बताओ। अच्छा नहीं कराया था? क्या बात कर रहा है, कराया होंगे मैंने ख्याल से न्यूमेरिकल। कराया तो थे, करा दिया था। चुप रहा, कल कराए थे। एक न्यूमेरिकल तो वैसे छुपा हुआ था बोर्ड पे। ठीक है, मिटोरो भी है इसको। ठीक है, अगली एप्लीकेशन, अगली एप्लीकेशन देखिए भैया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है भैया, तो इसीलिए ध्यान से देखना भैया। ठीक है, आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है भैया, देखिए भैया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डेफिनेशन लिखवाने से पहले इस टॉपिक को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भैया, देखिए ये भैया आपकी नदी है, मान लीजिए कोई नदी है। ठीक है भैया, नदी के अंदर एक बल्ब जल रहा है, इसको मैं बल्ब बता रहा हूँ, सोर्स। ये आपका सोर्स है। अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा नीचे लिखिए सोर्स। ठीक है, ये आपका ये बल्ब है, ये सोर्स है, सोर्स है। ठीक है भैया, लाइट है, लाइट निकल रही है यहाँ से। ठीक है भैया, एक रे यहाँ पे गई, एक रे यहाँ पे गई, एक रे यहाँ पे गई और एक रे यहाँ पे गई। ठीक है भैया, इसी बल्ब से निकली हुई चार रे, चार अलग अलग पोजीशन पहुंची। पहली पहुंची थी ए पोजीशन पे, ए पॉइंट के पास। दूसरी पहुंची भैया बी पॉइंट पे, तीसरी पहुंची सी पॉइंट पे और चौथी पहुंची भैया आपकी डी पॉइंट पर। ठीक है भैया, अलग अलग पोजीशन पे ये रेस क्या होगी भैया, पहुंची। ठीक है भैया, अब देखिए जिस मीडियम से गई है, जिस मीडियम से गई है उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या भैया, म्यू है और ये डेंसर है। ठीक है भैया, और जिस मीडियम में गई है वो एयर है। जरूरी नहीं एयर हो, जरूरी नहीं एयर हो, बस इतना ध्यान रखना कि जिस मीडियम में जा रही है वो डेंसर होगा और जिस मीडियम में जा रही है वो रेयर एयर होगा। ठीक है भैया, तो ये एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का कॉमन है और ये रेयर है। ठीक है भैया, रेयर मीडियम। ठीक है भैया, जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो यहाँ पे क्या हो, ये इनका ये नॉर्मल खींच दीजिए पहले। आपको पता है जहां पर भैया मीडियम चेंज होता है तो वहां पे रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, जहां पे मीडियम चेंज होगा तो वहां पे रिफ्लेक्शन भी होगा। तो ए पॉइंट पर मीडियम चेंज हो रहा है, बी पॉइंट पर मीडियम चेंज हो रहा है, सी पॉइंट पर मीडियम चेंज हो रहा है और डी पॉइंट पर मीडियम चेंज हो रहा है। जहां पर मीडियम चेंज हो रहा है वहां पे मैंने एक एक नॉर्मल खींच दिया। नॉर्मल ये है, नॉर्मल ये है, नॉर्मल और ये है नॉर्मल। आपको पता लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये भैया ध्यान रखना कि जब लाइट आपकी डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ जाती है, नॉर्मल से दूर जाती है। बताइए, आपको बताओ भैया, लाइट अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से क्या होगी भैया, दूर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो भैया देखिए यहाँ पे एंगल I1 बन रहा था, यहाँ पे एंगल I1 बन रहा था, लेकिन यहाँ पर एंगल क्या थोड़ा बढ़ जाएगा, इसको लिख देता हूँ R1। ठीक है भैया, क्योंकि ये रेयर में था तो इसलिए रेयर में एंगल क्या होता है, बड़ा बन जाता है। ठीक है भैया, अब देखिए यहाँ पर एंगल I2 बन रहा था, लेकिन ये जो I2 था ये I1 से क्या था भैया, ज्यादा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, R2 और बड़ा बन गया। ठीक है भैया, R2 और बड़ा बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल क्या भैया, और ज्यादा बड़ा है। ठीक है भैया, यहाँ पर एंगल क्या भैया आपका और ज्यादा बड़ा है इस वाले केस में, I3। लेकिन इस केस में क्या हुआ, R और ज्यादा बढ़ गया और ये R बढ़कर क्या हो गया भैया, 90 डिग्री बन गया। कितना बन गया भैया, R बढ़कर क्या हो गया भैया, 90 डिग्री बन गया। अब हमने क्या कहा भैया, यहाँ पर जो I4 छोड़ा, यहाँ पर जो I4 एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, वो इतना ज्यादा है कि लाइट वापसी क्या होगी, उसी मीडियम में चली जाएगी। तो क्या आपको पता है ये R जो रहेगा इस केस में R4 वो 90 से भी ज्यादा होगा, और अगर R4 90 से भी ज्यादा तो इसका मतलब लाइट क्या होगी, उसी मीडियम में वापसी चली जाएगी। इसी को कहते हैं भैया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे कहते हैं भैया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है भैया, इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को कहते हैं भैया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो सी पॉइंट पर हुआ है, जो सी पॉइंट पर हुआ है, एंड पॉइंट सी पर जो हुआ है, एंड पॉइंट सी पे, सी पॉइंट पर जो हुआ है उसको कहते हैं भैया मिनिमम कंडीशन ऑफ टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये मिनिमम कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, है मिनिमम कंडीशन। मतलब यहाँ के बाद से आपका जो टीआईआर है, मतलब लाइट उसी मीडियम में वापसी चली जाए, इसे टीआईआर कहते हैं। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होता है, तो इसे कहते हैं मिनिमम कंडीशन ऑफ टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की यह मिनिमम कंडीशन है। दूसरा पॉइंट क्या भैया, यहाँ का जो I3 एंगल है, I3 एंगल, ये भैया I3 एंगल है,
इसको कहते हैं भैया क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं भैया? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल कब होता है भैया? क्रिटिकल एंगल जब होता है जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है भैया? 90 डिग्री हो जाता है। I3 को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं जब आपका एंगल ऑफ यानी R3 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का बन जाए। जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका 90 डिग्री का बन जाता है तो उस एंगल को हम आपका क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये आपका भैया हो गया क्रिटिकल एंगल। I3 को क्रिटिकल एंगल जब कहेंगे जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या भैया आपका 90 डिग्री बन जाए। और ये प्रोसेस हो जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है। लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है यानी TIR जब भी होगा तो ध्यान रखना भैया आपकी जो लाइट है वो डेंसर से रेयर में जा रही है। रेयर से डेंसर में TIR हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता भैया अगर मैं मान लीजिए ये रेयर कर दूं और ये डेंसर कर दूं तो क्या हो गया कि लाइट क्या होगी जितने भी एंगल से आएगी उससे कम एंगल हो जाएगा। डेंसर में आने के साथ उससे कम मतलब नॉर्मल की तरफ बैंड जाएगी। यहाँ पर भी नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, यहाँ पर भी नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, यहाँ पर भी नॉर्मल की तरफ बैंड जाएगी। तो लाइट का जब भी TIR होगा तो हमेशा नॉर्मल से जब रेड दूर जाएगी तभी हो सकता है। और ये जब भी पॉसिबल है जब आपकी लाइट डेंसर से रेयर में जाए। अगर लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड जाती है और नॉर्मल की तरफ जब लाइट बैंड होती है तो लाइट उस मीडियम में वापस तो जा ही नहीं सकती जिस मीडियम से वो आ रही है। ठीक है? तो लाइट अगर उसी मीडियम में जाना है तो ध्यान रखना कि लाइट डेंसर से रेयर में जाए तब उसी मीडियम में उसी डेंसर मीडियम में वापसी आ सकती है। और जब डेंसर मीडियम में वापसी आ जाती है लाइट तो उसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। और उस वक्त देखिए उससे पहले वाली जो सिचुएशन थी जिसमें आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री बन गया तो उस एंगल को हमने क्या नाम दे दिया? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कब होता है भैया? जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का भैया 90 डिग्री का हो जाए और लाइट शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रियल मीडियम। अब यहां पर देखिए भैया कुछ पॉइंट लिख रहा हूं उसके बारे में। एसेंशियल कंडीशन ऑफ TIR। एसेंशियल कंडीशन ऑफ TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एसेंशियल कंडीशन क्या है? रिक्वायर्ड कंडीशन हमें क्या जरूरत है, क्या आवश्यक चीजें हैं जो ध्यान रखनी है TIR के दौरान। पहली कंडीशन क्या दिया कि लाइट शुड मूव डेंसर टू रियर। लाइट डेंसर से रियर में ही जानी चाहिए तभी आपका TIR। रियर से डेंसर में नहीं हो सकता क्योंकि रियर से डेंसर में जब लाइट आएगी तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी जिसकी वजह से वो दोबारा से उस मीडियम में नहीं जा पाएगी। ठीक है? दूसरा पॉइंट है एंगल ऑफ, ये वाला एंगल जो था जिसमें TIR हुआ है ये वाला एंगल जो था वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ये वाला देखिए TIR यहाँ पे हुआ है आपको पता है ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है भैया? इस वाले एंगल से ज्यादा है। ये वाला एंगल कौन सा एंगल है? क्रिटिकल एंगल है। और ये वाला एंगल उस क्रिटिकल से भी क्या है? ज्यादा तभी TIR हुआ है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और आपको पता है क्रिटिकल एंगल क्या होता है भैया? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का भी 90 डिग्री का बन जाए। ठीक है बच्चा? किसको किसको क्लियर है? किसको किसको मेरी बताया बातें सारे क्लियर है? अभी तक जल्दी बताओ, हाथ खड़ा कर लो। कुछ भी नहीं है, आसान टॉपिक है भैया, हर बच्चा समझ सकता है, बस केवल एक बार अटेंशन देना जरूरी है। ठीक है? बगैर अटेंशन के तो वैसे भी कुछ नहीं आता, आसान से आसान चीज। हाथ नहीं खड़े हो रहे भैया सारे बच्चों के, समय चिल्ला रहा है, आप आराम से बैठे हो, बैठे रहो, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भैया? चलो भैया अब देखिए इसकी कैलकुलेशन करते तो एक बात बता दूं भैया, कभी भी आपको TIR की कैलकुलेशन करनी होगी ना तो आप इसकी कर सकते हो, ना आप इसकी कर सकते हो, ना ही आप इसकी कर सकते हो, क्योंकि ना तो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है और ना ही यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता है। आप हमेशा TIR की जो कैलकुलेशन है आप इस वाले पॉइंट को लेके करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज के बारे में पता है। ठीक है भैया? तो ये मिनिमम है, जब आपका TIR की मिनिमम कंडीशन आती है, TIR की मिनिमम कंडीशन आती है तो उसी पॉइंट पर आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है भैया? तो कैलकुलेशन ठीक है? तो कैलकुलेशन के लिए हम किस पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे? तो हम सी वाले पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, एट सी पॉइंट, सी वाले पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट का। ठीक है? स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं, वही कैलकुलेशन है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? रिफ्लेक्टेड इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम sin angle of incidence equals to refractive index of second medium, जहां पे जाती लाइट, और sin angle of reflection। ठीक है भैया? आपको पता है भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम ने क्या रखा है? म्यू, तो म्यू लिख दीजिए भैया। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या भैया? क्रिटिकल एंगल के बराबर है, आई, IC लिख दिया। I3 को क्या लिख दिया भैया?
I3 क्या बच्चा आपका आईसी है, ये भी तो आईसी लिख दिया। दूसरा मीडियम म्यू2 क्या भैया, एयर है, एयर का रिफ्लेक्टेंस क्या भैया 1 है, और आपको पता है आर जो एंगल बन रहा है वो भैया sin 90 है, तो भैया ये 90 हो गया, तो sin आईसी इक्वल्स में क्या हो गया, ये पूरा 1 हो जाएगा, तो 1 बाय में म्यू, या फिर कई बार आपको आईसी पूछा जाएगा, तो आईसी का sin इनवर्स 1 बाय में म्यू, ठीक है भैया, ये हो गया आपका, ये क्रिटिकल एंगल को निकालने का फॉर्मूला है। या फिर कई बार आपको ये भी बोलेगा भैया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, कि भैया आपको क्रिटिकल एंगल गिवन रहेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, तो इन दोनों की इक्वेशन को इंटरचेंज कर दीजिए, तो क्या हुआ 1 बाय में sin आईसी, ठीक है भैया, दैट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दैट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है भैया, ये नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। और अब जल्दी से फटाफट बेटा क्लियर है सबको, कैलकुलेशन कैलकुलेशन क्लियर है बच्चा, कैलकुलेशन क्लियर है, ठीक है भाई जी। तो भैया मैं जो आपको डेफिनेशन बोल रहा हूँ फटाफट बेटा लिख लीजिए उस डेफिनेशन को, पहले लिखिए भैया क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन, क्रिटिकल एंगल की, देखिए भैया क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो भैया लिखिए द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच, the angle of incidence for which the angle of refraction become 90 degree, for which the angle of refraction become 90 degree, the angle of incidence for which the angle of refraction become 90 degree, ब्रैकेट में लिखो light moves from denser to rarer, light moves from denser to rarer, लाइट कहां मूव करनी चाहिए, denser to rarer में, हो गया भैया। अगला देखिए डेफिनेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, देखिए भैया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखिए, देखिए फिनोमिना इन विच, फिनोमिना इन विच, द फिनोमिना in which ray of light, the phenomena in which a ray of light traveling at an angle of incidence, traveling at an angle of incidence, traveling at an angle of incidence greater than the critical angle, traveling at an angle of incidence greater than critical angle from denser to rarer, from denser to rarer, from denser to rarer, from denser to rarer medium, from denser to rarer medium, medium is totally reflected back, is totally reflected back, is totally reflected back, back into the denser medium, into the denser medium. It's called TIR, it's called TIR, it's called TIR। बेटा इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ, ठीक है, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है, छोटे छोटे, यहाँ पे मैं कुछ आपके डिजिट्स चेंज करूंगा, ठीक है भैया, यहाँ पे मैं कुछ डिजिट्स चेंज करूंगा, ठीक है भैया, आपको ताकि कैलकुलेशन समझ में आ जाए, ठीक है, आसान कैलकुलेशन होगी। क्वेश्चन भेज रहा हूँ भैया व्हाट्सएप पे, जल्दी से फिर क्वेश्चन करना चालू करेंगे, आसान क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन आ गया देखो, दूसरा क्वेश्चन भी आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन भी आ गया, तीसरा क्वेश्चन भी देखो आ रहा है। अगला क्वेश्चन भी आ रहा है, चार क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन, अच्छी क्वालिटी के, फटाफट करते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है भैया, पहला दूसरा मैं कर सारे ही दे रहा हूँ, ठीक है भैया, आपको बाकी के ट्राई करना है, ठीक है उससे। तो भैया मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अब ये देखिए, मैं कुछ डिजिट चेंज करूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ताकि कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है वो आईआईटी का क्वेश्चन है, मैं खैर उसे अभी नहीं करा रहा, पहले मैं दूसरा वाला करा रहा हूँ जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए भैया आ गया, ये रहा। देखिए भैया, पहला जो छोटा सा क्वेश्चन है, क्या भैया, क्या भैया आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √3 दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है भैया, और बोल रहा है क्रिटिकल एंगल निकालिए। तो भैया बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, क्रिटिकल एंगल आपको पता है sin IC इक्वल्स टू क्या होता है भैया, 1/μ। तो IC क्या होगा भैया, क्रिटिकल एंगल है वो क्या होगा, sin इनवर्स 1/μ, ठीक है भैया, μ होगा। और आपको पता है भैया μ की वैल्यू तो आपको √3 रखी है, तो IC इक्वल्स टू होगा sin इनवर्स 1/√3। इसको सॉल्व कीजिए तो भैया आपका जो आएगा आंसर वो लिख लीजिएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भैया, ये और भी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, आसानी से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। क्या है भैया, क्वेश्चन कह रहा है भैया कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन विच द क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री। तो भैया क्रिटिकल एंगल रखा है इस बार आपको 45 डिग्री, बोला स्पीड ऑफ लाइट निकालिए इस मीडियम में, ठीक है भैया। देखिए भैया आपको पता है मीडियम में स्पीड लाइट निकालनी होती है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए भैया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है भैया। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दोगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आ जाएगी। तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दे नहीं रखा, लेकिन आप जानते हैं रिलेशन होता है कि mu इक्वल्स टू 1 sin IC होता है। IC का क्रिटिकल एंगल जो कि आपको दे रखा है, तो sin IC की वैल्यू क्या है 45 डिग्री। आपको बता दूं भैया 45 डिग्री क्या होता है, √2। भैया इस √2 को ऊपर लिख दिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू √2 आ गई। तो भैया यहाँ पे आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होगा, 3 × 10⁸ लाइट की स्पीड इन वैक्यूम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रखा भैया √2। ये हो गया आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन, यहाँ ही घटिया क्वेश्चन है, सब सो जाएंगे। बेटा क्लियर है सबको क्वेश्चन, अब वाले क्वेश्चन क्लियर है जो करा दिया बोर्ड पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, फिर ये इसमें पूरा फॉर्मूला बेस्ड है दोनों क्वेश्चन, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, मिटो रहा हूं, इसको मिटो रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा एंगल चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। कह रहा भैया एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक है भैया, ये स्लैब है आपकी, ठीक है भैया। कह रहा लाइट आ रही है यहाँ पे नॉर्मल जैसी मीडियम में आई, तो ये 15 डिग्री, देखिए इसकी अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट आपको पता भैया सीधी सीधी ऐसे निकल जाती, अगर लाइट का मीडियम नहीं चेंज होता तो लाइट क्या होती, सीधी सीधी ऐसे निकल जाती। लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से क्या हो गया, इसमें 15 डिग्री का डेविएशन आ गया, 15 डिग्री का डेविएशन आ गया, 15 डिग्री का 15 डिग्री का डेविएशन आ गया, ठीक है भैया। तो क्या है यहाँ का एंगल मैंने वैसे 40 दे रखा है उसमें क्वेश्चन में, लेकिन मैं 45 डिग्री दे रहा हूँ, ठीक है भैया। यहाँ का एंगल क्या 45 डिग्री है, तो अगर आपको पता है 15 डिग्री का डेविएशन होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भैया, आपको कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, है ना। अगर 15 डिग्री का डेविएशन यहाँ पे होगा तो एंगल क्या होगा भैया 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है भैया। अपने रास्ते से 15 डिग्री डेविएट होगी, तो मतलब कितना डिग्री का एंगल आ रही है,
30 डिग्री का एंगल बना दिया नॉर्मल के साथ, ठीक है भैया। तो अब देखिए कह रहा भैया इसका क्रिटिकल एंगल निकालना, इस मटेरियल का क्रिटिकल एंगल क्या होगा। तो ये देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं तो ये एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता नहीं है, जो कि मुझे निकालना है। तो भैया स्नेल्स रूल लगाइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम sin एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम और sin एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है भैया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम क्या भैया एयर है, तो इसलिए 1 लिख दीजिए, और sin एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या भैया 45 डिग्री, 45 डिग्री, और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या रखा है म्यू, जो कि पता नहीं है, निकालना है हमें। और sin IC का हो गया 30 डिग्री, ठीक है भैया, क्योंकि 15 डिग्री की डेविएशन हो तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनेगा 30 डिग्री का। तो ये देखिए 1 हो गया sin 45 का, तो भैया 1 बाय 2 होता है, बराबर में म्यू। sin 30 का तो भैया तो 1 बाय 2 होता है। तो इससे ये क्या हुआ √2 बार क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो यार ये तो नीचे चला गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ sin 45 की वैल्यू 1 बाय √2, और ये म्यू sin 30 का तो भैया 1 बाय 2, ये और ये कैंसिल हो गए। तो भैया आपका क्या आएगा म्यू की वैल्यू आ गई आपकी √2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। आपको क्या निकालना है भैया क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो अच्छा क्रिटिकल एंगल क्या होता है भैया सब जानते हैं भैया कि अभी फॉर्मूला बताया था, क्रिटिकल एंगल क्या होता है भैया 1 बाय में sin IC, 1 बाय में sin इनवर्स 1 बाय में म्यू होता है, सॉरी इन sin इनवर्स 1 बाय में म्यू होता है। sin इनवर्स म्यू कितना रखा भैया √2, तो यहां पे लिख दीजिए √2। तो भैया आपको पता sin इनवर्स √2 क्या होता है भैया 45 डिग्री, यानी क्रिटिकल एंगल क्या है भैया इस मटेरियल का क्रिटिकल एंगल क्या 45 डिग्री। बेटा क्लियर है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर है सबको, हाथ खड़े कर लीजिए भैया जिसको क्लियर है, जिसको जिसको क्लियर है हाथ खड़े कर लीजिए, जो नहीं हाथ खड़े वो इंग्लिश में फेल। इतनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। तो भैया अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए भैया, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए जितना हो पाएगा वरना तो कल कराएंगे इसको सॉल्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, वैसे तो मैं 3 मिनट में कर दूंगा, लेकिन आप शायद 3 मिनट में ना समझ पाओ। क्या भैया जार है बड़ा सा, ठीक है भैया, यहाँ पर नीचे एक लाइट लगी हुई है, लाइट, ये लाइट है छोटी सी, ठीक है भैया। कह रही भैया लाइट जो है वो ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, लाइट ऐसे निकल रही है, ठीक है भैया। कह रहा है इसी के जस्ट अबव एक डिस्क रखी हुई है, डिस्क, ठीक है भैया। और कह रहा भैया कि इसके बीच की हाइट क्या है निकालनी है आपको। इस डिस्क की रेडियस क्या है r है, और इस पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू दे रखा है आपको, ठीक है भैया। ये और ये गिवन है, ये और ये गिवन है, ठीक है भैया। आपको ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है भैया। क्वेश्चन में एक बात बोल रखी है, कह रहा है भैया कि इस लाइट को बाहर से कोई बंदा नहीं देख सकता। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इस लाइट को, तो इस लाइट को, इस सोर्स को यहां से कहीं से भी देखा जा सकता है, ठीक है भैया। ये डिस्क है, डिस्क ने इसको पूरा कवर कर लिया है, जो सोर्स है लाइट का सोर्स है, इस डिस्क ने उसको पूरा कवर कर लिया। आप बंदा इधर से देखेगा यहाँ से भी ये लाइट नहीं दिखेगी, बंदा इधर से देखेगा यहाँ से भी लाइट नहीं दिखेगी। लाइट कब नहीं दिखती, तो मैंने कल एक नॉर्मल सा कंसेप्ट बता रखा था कि कोई चीज कब दिखती है आपको, तो जब वहां से लाइट पड़े और उससे वो रे मेरी आंखों में आके पड़े, तो मेरे को वो चीज क्या होती है विजिबल हो जाती है। अगर वो चीज जैसे मैंने बताया भी था आपको कि आपके सामने वाली चीज से अगर कोई रे आ रही है और रास्ते में मुड़कर कहीं और चली गई, तो वो चीज आपको दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल सेम वही केस हुआ है, यहाँ से लाइट आ रही है लेकिन इस यहाँ इधर इधर इस रीजन में नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से ये सोर्स बल्ब विजिबल नहीं होगा, ठीक है भैया। ये सोर्स वाला जो बल्ब है वो विजिबल नहीं होगा, ठीक है भैया। इसका मतलब लाइट बाहर गई नहीं है, लाइट रह गई है अंदर, ठीक है भैया। और लाइट उसी मीडियम में कब रहती है जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। चलो भैया अभी तो मैं इसे यही तक बता रहा हूँ, कल सॉल्व करेंगे इसको पूरा, आप लोग ट्राई करना। बाय बाय, जय हिंद। कैसी घड़ी आई है